नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम, आपकी सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सेहत और स्वास्थ्य की जानकारी का एक खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारियां देते हैं आपके सेहत से जुड़ी हुई, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जो आपके काम आने वाली है। आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज आपको जानकारी देंगे ट्रॉमा सर्जरी के बारे में। क्या है ट्रॉमा सर्जरी, कैसे इसमें सर्जरी की जाती है, कैसे एक आम आदमी को इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्या उसकी भागीदारी इसमें हो सकती है, कैसे ट्रॉमा पेशेंट्स की जान को बचाया जा सकता है, आपकी जागरूकता से ट्रॉमा पेशेंट को बचाया जा सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है महात्मा गांधी अस्पताल के प्रोफेसर और हेड ट्रॉमा सर्जरी विभाग के डॉक्टर जितेंद्र कुमार मंगवानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, ट्रॉमा सर्जरी के आप हेड हैं, प्रोफेसर हैं। ट्रॉमा सर्जरी के केसेस के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी ये सर्जरी होती है, क्योंकि आमतौर पर सर्जरी की बात करते हैं तो जैसे पेट के चीरा लगा दिया या किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया या फिर लीवर का ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन ट्रॉमा सर्जरी पूरी बॉडी में कहीं भी सर्जरी करनी पड़ सकती है, पूरी बॉडी की, उसमें कोई निश्चित जगह नहीं होती है। बाकी और जो सर्जन होते हैं उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहां पर वो अपनी सर्जरी करते हैं, लेकिन आपकी जो ट्रॉमा सर्जरी है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में करनी पड़ सकती है। तो जानना चाहेंगे बेसिकली ट्रॉमा सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और ये प्री प्लान नहीं होती है, ये सडन एक आवश्यकता जनरेट होती है कि ट्रॉमा सर्जरी करनी पड़ेगी। कौन पेशेंट होते हैं जिनको ट्रॉमा सर्जरी की आवश्यकता होती है और क्या है, जानना चाहेंगे विस्तार से। सर, ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लगना जी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारणवश अगर चोट लगती है तो उसको हम ट्रॉमा पेशेंट बोलते हैं। चोट लगने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ट्रेन पटरी से उतर गई, किसी कारखाने में आग लग गई, छत से गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, भूकंप आ गया, इन सब में जितने भी व्यक्ति घायल होते हैं उन सबको ट्रॉमा पेशेंट बोला जाता है जी। और ये हॉस्पिटल पहुंचने पर अगर इनकी सर्जरी करनी पड़ती है, चाहे वो शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे पेट हो, चाहे छाती हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, कूल्हा हो, चाहे मस्तिष्क हो जी, उस सर्जरी करने को ट्रॉमा सर्जरी बोलते हैं सर जी। तो बेसिक तौर पर मान लिया जाए कि जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको अगर अधिक इंजरी है तो उसको सर्जरी अगर करना पड़ेगा तो वो ट्रॉमा सर्जरी, तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर उसको लाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई भी बीमारी होती है तो प्री प्लान्ड होता है, उसको डेट दी हुई होती है कि उस डेट को आपको आना है, आपका ऑपरेशन किया जाएगा, वो पूरा माइंड से भी तैयार रहता है। लेकिन ट्रॉमा सर्जरी तो ऐसे अचानक करनी पड़ती है कि उसी को खुद को भी पता नहीं होता है कि आज उसकी ट्रॉमा सर्जरी होने वाली है, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त कब वो व्यक्ति होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बेसिक जो चीज है वो ये है कि ट्रॉमा सर्जरी के लिए जिस व्यक्ति को, जिस पेशेंट को लाया जाता है वो बड़ी सावधानी का विषय है, और ये एक आम आदमी से जुड़ी हुई, क्योंकि और सर्जरी करता है वो तो डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, और डॉक्टर अपने खुद के केयर टेकिंग में उसकी पूरी प्रोसेस करता है। लेकिन आधी सर्जरी तो उसकी रोड पे हो चुकी होती है। ट्रॉमा सर्जरी आप बेसिकली करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आधी सर्जरी तो रोड पे हो चुकी होती है, उसको ब्लीडिंग हो चुकी होती है, कट लग चुका होता है, और ऐसा कट की मतलब आपने लगाया नहीं, वो ऑटोमेटिक, अब आपको तो उसको रिपेयर करना है। तो ऐसे में आम जनता की जागरूकता कितनी इसमें इंपॉर्टेंस रखती है? आशीष जी, आमतौर पर देखा गया है कि सड़क पर कोई दुर्घटना होती है जी तो आम लोग मोबाइल से उसकी रील निकाल रहे होते हैं, पेशेंट के ब्लड बह रहा होता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। अगर वो पब्लिक उस पर ध्यान दे और उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाए जी, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और आमतौर पर ट्रॉमा में अधिकतर जो मृत्यु होती है वो शुरू के 1 घंटे में होती है, जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। मोस्टली 50% ऑफ पेशेंट जो मर जाते हैं दुर्घटना के अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर मर जाते हैं। अगर वो 1 घंटे के अंदर अंदर किसी हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहाँ खड़े होने वाले लोग, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, बाय स्टैंडर्ड्स, जो साधारण पब्लिक है, अगर उसको फर्स्ट एड देती है और तुरंत 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देती है ट्रॉमा सेंटर पर, तो हम इस मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं जी। बिल्कुल। इसके अलावा देखा जाए तो जैसा आपने कहा कि लोग रील्स बनाते रहते हैं, वहां पर तमाशा देख रहे हैं, जबकि उसको केयर की जरूरत होती है, और जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा उसको केयर मिलेगी उतनी उसकी जान को बचाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम पब्लिक में एक डर बैठा हुआ है कि अगर मैं इसको हॉस्पिटल लेकर के जाऊंगा तो वहां पे मेरे से पूछताछ होगी, वहां जवाब कौन देगा, और हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो वहां पर वो पुलिस को बुला लेंगे, तो पुलिस को जवाब कौन देगा। तो ऐसे में अभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर, ये बिल्कुल भय है पब्लिक में कि हमें पुलिस तंग करेगी, हमारा नाम पता नोट करेगी। आजकल लॉज ऐसे आ गए हैं कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, प्लस उसे उपहार राशि भी दी जाएगी।
हॉस्पिटल पहुंचाने पर। उसका नाम पता कोई नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उपहार राशि भी दी जाएगी और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो आम पब्लिक में जो भय है कि पुलिस इंक्वायरी होगी, हमें तंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसकी सहायता कीजिए, हॉस्पिटल पहुंचाइए ताकि उसकी जान बचाई जा सके, उसके परिवार को उसका लाल मिल सके। बिल्कुल। इसके अलावा जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार से और सर्जरी होती है तो उसमें बजट तय होता है, इस सर्जरी का कितना पैसा लगेगा और वो अपना अरेंजमेंट कर करके निकलता है। लेकिन ट्रॉमा सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है कि जेब में अगर उसके पास में 100 रुपए भी नहीं है और अचानक से ऐसी दुर्घटना घट गई है और हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वहां पर भारी भरकम बिल भी भरना पड़ सकता है। और कई बार देखा गया कि हॉस्पिटल्स ने बिना पर्ची कटाए वो मरीज स्ट्रेचर पे है और उसका उपचार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से निपटा जाता है? सर, राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ नियम बना रखा है जी, जिसके अंतर्गत इमरजेंसी में आने वाले कोई भी पेशेंट, चाहे वो एक्सीडेंट का हो चाहे नॉन एक्सीडेंटल केस हो, वो हॉस्पिटल उससे पेमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। 24 आवर्स बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, लेकिन पहले 24 आवर्स में जो भी खर्चा होगा, अगर वो परिवार वाले या पेशेंट देने में असमर्थ है तो हॉस्पिटल उससे ज़बरदस्ती नहीं करता, उसकी जान बचाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाती है। जो भी उसको उपचार देना होता है, वेंटिलेटर पर रखना होता है, आईसीयू में रखना होता है, एंटीबायोटिक्स का जो भी देनी होती है वो हॉस्पिटल अपने बिल्कुल सेफ देता है। गुलाबी नगरी पिंक सिटी का एक बड़ा हॉस्पिटल है महात्मा गांधी, जिसके आप प्रोफेसर हैं, हेड हैं ट्रॉमा सर्जरी डिपार्टमेंट के, और मोस्टली हाईवे से कनेक्टेड हैं और बहुत सारे केसेस हम देखते हैं कि महात्मा गांधी पहुंचते हैं और वहां से उम्मीद लेकर के जाते हैं। वहां क्या फैसिलिटीज है ऐसे ट्रॉमा पेशेंट्स को लाने पर, किस प्रकार की व्यवस्था है वहां पर? सर, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट के आते ही अगर बाय स्टैंडर्ड लाता है, कोई आम पब्लिक लाती है, तो उसको हम महात्मा गांधी की तरफ से 1000 रुपये उपहार राशि भी देते हैं, उसका नाम गवर्नमेंट में भेजते हैं, एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। प्लस पेशेंट के पहुंचते ही हमारे इमरजेंसी में सारे इक्विपमेंट, सारी सुविधाएं होती है। पेशेंट अगर अननोन भी है, पुलिस उठा के लाती है तो भी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सीटी स्कैन, MRI जो भी आवश्यकता पड़ती है वो कराते हैं। अगर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेकर 2 डॉक्टर साइन करके हम उसका ऑपरेशन भी करके आईसीयू में एडमिट करते हैं, उसकी जान बचाने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। गोल्डन आवर की आपने बात की, ये गोल्डन आवर आखिर क्या है? ये जो 1 घंटे का समय आपने बताया है जिसको गोल्डन आवर का नाम दिया गया है, क्यों ये गोल्डन आवर होता है, इसकी क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक ट्रॉमा पेशेंट के जीवन में? ट्रॉमा पेशेंट में गोल्डन आवर्स हम 1 घंटे का मानते हैं। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो मृत्यु के कारण क्या होते हैं, या तो ब्लीडिंग हो रही है या सीवियर हेड इंजरी हो गई। जितना हम लेट करेंगे हॉस्पिटल पहुंचने में, उसकी ब्लीडिंग उतनी ज़्यादा होगी, प्लस इरिवर्सिबल चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर हो जाएंगे, जिसको रिवर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। मरीज जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेगा उसको बचाने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी। मोर देन 50% पेशेंट्स लेट पहुंचने की वजह से ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो जाते हैं। अगर वो टाइमली हॉस्पिटल लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर पर पहुंच गए तो उनकी बचने की संभावनाएं काफ़ी हद तक सुधर सकती हैं। इसलिए 1 घंटे को हम गोल्डन आवर मानते हैं। 1 घंटे में अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके अंदर कोगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, ये सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जो डॉक्टर को रिवर्ट करने में काफ़ी मुश्किलें आती है और पेशेंट सिक हो जाता है और बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको। इसलिए 1 घंटे को गोल्डन आवर बोला जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक आम आदमी कैसे डिसाइड करे इसको हेड इंजरी हुई है या इसको कोई CPR देने की जरूरत है? CPR किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, ये थोड़ा डिटेल में हम जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी है, आम आदमी को रास्ते चलते एक सरप्राइज मिल गया कि वहां पे एक एक्सीडेंट होकर के एक व्यक्ति है वो तड़फ रहा है, लेकिन अब उसे पता नहीं इसको मल्टीपल फ्रैक्चर है तो कहाँ है, क्या करना चाहिए उसको? वो मतलब पहली बात तो ऐसा सीन देख करके उसको वो खुद अनकॉन्शियस हो जाता है, अपने आप को कैसे संभाले और उसको फिर कैसे संभाल करके हॉस्पिटल पहुंचाए और क्या चीजों की सावधानी? सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए कि कहीं से उसकी ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। जी। अगर बाहर से कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो एक साफ कपड़े से उसको बांध के ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ भी चूक हो सकती है, जैसे ब्लीडिंग के लिए जैसे आपने कहा कि साफ कपड़े का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वहां क्या सेप्टिक होने का कोई खतरा रहता है जिससे कि उसको नुकसान हो सकता है अगर लापरवाही बरत दी जाए? सेप्टिक होने के चांसेस होते हैं, पर उस समय उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी। अपना साफ रुमाल ले ले, किसी लेडीज़ की चुन्नी ले ले, उससे उसको टाइट वहाँ बांध दे ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। दूसरा, उसको खुली जगह पे लें, आसपास भीड़ भड़ाका ना करें ताकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन का लेवल मिलता रहे। अगर उसकी बड़ी हड्डी का फ्रैक्चर है, जैसे हाथ या पैर का फ्रैक्चर है, तो उसको किसी लकड़ी या गत्ते से स्टेबलाइज करके बांध दें ताकि वो कम से कम हिले और उसको पेन नहीं हो।
मोस्टली देखा गया है कि जो बाइक के एक्सीडेंट्स होते हैं उनके गर्दन पे रीढ़ की हड्डी की चोट होती है, तो गर्दन की रीढ़ की हड्डी को कम से कम हिलाना है, ब्लीडिंग रोकनी है किसी कपड़े से, फ्रैक्चर अगर है किसी लॉन्ग बोन का तो उसको स्टेबलाइज करना है। अगर वो सांस ले पा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले पा रहा है तो उसको देखें मुंह में कोई ब्लड तो नहीं है, कोई पत्थर का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा या उसका टूटा हुआ दांत तो अंदर नहीं पड़ा हुआ ताकि उसको दिक्कत हो रही हो। अगर इसके बावजूद भी अगर वो सांस नहीं ले रहा है और नाड़ी उसकी नहीं चल रही है तो ऐसे मरीज को CPR की जरूरत पड़ती है। छाती को दबा के, फेफड़ों को दबा के दिल की धड़कन स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद भी कृत्रिम श्वास देनी होती है माउथ टू माउथ। जी बिल्कुल। इसके अलावा कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, जैसे बस एक्सीडेंट हो गई और 40-50 लोग हैं एक साथ इंजर्ड हो गए और वहाँ पर उनको कैटेगराइज करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है। अब दिल दिमाग तो कह रहा है कि बच्चों को, महिलाओं को जल्दी पहुँचो, लेकिन एक ऐसा पेशेंट भी हो सकता है। तो उसमें कैसे, क्या इस, अगर अचानक आपको 30-40 लोग इंजर्ड दिखते हैं तो उनमें कैसे कैटेगराइज करें? एम्बुलेंस है, उसमें लिमिटेड आपको पॉसिबिलिटी मिलती है कि उसमें 4 लोग जा सकते हैं, 3 लोग जा सकते हैं, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में हमने हमारे हॉस्पिटल में जोन्स बना रखे हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन। रेड जोन मीन्स जिनके सीवियर ब्लीडिंग हो रही होती है, जस्ट उनको फर्स्ट एड की अति आवश्यकता है, उसको हम रेड जोन में रखते हैं। आवाज़ लगाते हैं कि जो पेशेंट चल फिर सकते हैं वो साइड में चले जाएं, उनको हम येलो जोन में भेज सकते हैं। जो बीच के पेशेंट हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें हैं, खाली फ्रैक्चर है लेकिन जान का खतरा नहीं है, उनको हम येलो जोन में रखते हैं। ऐसे हम कैटेगराइज करके सिक मरीजों को पहले प्रायोरिटी देते हैं, जिनकी जान बचना अति आवश्यक है, अर्जेंट ट्रीटमेंट देकर। बिल्कुल। लेकिन ये तो आपने बताई आपकी हॉस्पिटल की व्यवस्था है, वो आपने भली भांति प्रकार से बहुत सुसज्जित तरीके से कर रखी है, उसको सुव्यवस्थित तरीके से कर रखी है। लेकिन जहाँ स्पॉट है, जहाँ दुर्घटना हुई है, वहां से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाने का जो काम है वो करना है। पेशेंट 40 है, वहां पर इंजर्ड लोग 40 है, लेकिन भेजने की व्यवस्था एक एम्बुलेंस है, दूसरी एम्बुलेंस आएगी, तो सबसे पहले कैसे उनको कैटेगराइज करें? सेम फील्ड क्राइटेरिया रूल अपनाया जाता है। जो पेशेंट कॉन्शियस हैं, चल फिर रहे हैं, छुटमुट चोटें हैं, उनको बाद में ले जाया जाए हॉस्पिटल। जिनके लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स हैं उनके बाद नंबर आए। जो पेशेंट अनकॉन्शियस हैं, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ है, हेड इंजरी है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। घटना में कैसे कैसे सावधानी बरती जानी चाहिए और किस प्रकार से एक आम आदमी की एक जागरूकता किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकती है। लेकिन ये चोट कौन कौन सी होती है, कौन सी चोट जानलेवा हो सकती है जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, कैसे इसको समझना चाहेंगे इसके बारे में? सर, जानलेवा चोटें मोस्टली सीवियर हेड इंजरी की हो सकती हैं, छाती में फेफड़े और दिल की हो सकती है, पेट में लीवर स्प्लीन की हो सकती है। हड्डी का टूटना जानलेवा नहीं माना जाता क्योंकि हड्डी का ट्रीटमेंट बाद में भी किया जा सकता है। अब सपोज लीवर की चोट है जी, लीवर के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है और उसको अपन देख ही नहीं पा रहे हैं, तो पेशेंट घंटे 2 घंटे के अंदर जी एक्सपायर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जानलेवा चोटें हो सकती है। हार्ट का फटना, एक्सीडेंट में हाथ का फटना तुरंत डेथ का कारण होता है। बड़ी नस का फटना भी तुरंत डेथ का कारण होता है। एक आम आदमी कैसे पहचाने? रोड साइड पे जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसको केयर देने की जरूरत है। जैसे अभी अपन ने ब्रेक पर जाने से पहले भी चर्चा की थी, कैटेगराइज कैसे करें। तो कैसे पता किया जाए कि इसको हेड इंजरी है या नहीं है? कैसे पता किया जाए कि उसको हार्ट की इंजरी हुई है कि नहीं हुई है? कैसे पता किया जाए कि उसको लीवर की इंजरी है कि नहीं है? उसको स्पेशल केयर देनी पड़ी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति एक्सीडेंट हुए हैं, दोनों ही अगर अनकॉन्शियस हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, तो उनसे पूछना वो तो संभव हो नहीं पाएगा। कोई तो हो सकता है सदमे से बेहोश हो गया हो, और एक हो सकता है कि जिसको हार्ट पे चोट लगी हो सकता है कि उसको मस्तिष्क में बड़ी गहरी चोट लगी हो, उससे उसकी वजह से वो बेहोश हुआ हो। तो ऐसे में कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? सर, आम आदमी का आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, पर वो मोटी मोटी चीज़ देख ले, पेशेंट बेहोश है, ब्लीडिंग हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको तुरंत लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर पे शिफ्ट कर दे। बिल्कुल। 140 करोड़ देशवासी इस देश में रहते हैं। इस देश में दुर्घटनाएं लगातार बढ़नी लाजमी है, क्योंकि ये ट्रैफिक का लोड है और है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे में डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, हॉस्पिटल्स लिमिटेड हैं, जनता का अवेयर होना जरूरी है। तो जनता को क्या अवेयरनेस दिखानी चाहिए दुर्घटना हो जाने की स्थिति में? सर, दुर्घटना ना हो, बचाव ही उपचार है। उसके लिए आम पब्लिक को और हम सब लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट पहननी चाहिए, रेड सिग्नल पर रुकना चाहिए, बेल्ट लगानी चाहिए, प्लस खड्डे हों, पानी भरा हुआ हो, वो सड़क सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से तैयार हो, इन सब चीज़ों का सरकार को मिलकर आम पब्लिक के साथ ध्यान रखना पड़ेगा।
बिल्कुल, अवेयरनेस को लेकर के क्या किया जा सकता है कि जहां स्पोर्ट पर दुर्घटना हो रही है वहां आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस का इंतजार किया जाता है, एम्बुलेंस का इंतजार किया जाता है, तब तक वो मरीज वहीं तड़पता रहता है। ऐसे में पब्लिक को अवेयर करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि हर एक व्यक्ति उसको अपनी खुद की जिम्मेदारी समझे और उसे जिस व्यक्ति को जिस वक्त जरूरत है वो उस वक्त उसे ट्रीटमेंट तो खैर हॉस्पिटल में मिलेगा, लेकिन उसको वहां पर प्राथमिक जो चिकित्सा है वो मिल सकती है। तो उसके लिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में, पुलिस एकेडमीज में, चौराहों पर, आम पब्लिक में, हॉस्पिटल कैंपसेस में तरह तरह के कैंप्स लगाते रहते हैं और उनको वहाँ पर फर्स्ट एड की जानकारी दे रहे हैं। प्लस CPR कैसे करना है वो भी जानकारी दे रहे हैं, पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, बैंडेज कैसे बांधनी है, फ्रैक्चर हड्डी के अंदर स्प्लिंट कैसे लगाना है, सब उनको हम डेमो करके ऑन द स्पॉट भी बताते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में और पुलिस एकेडमीज में। बिल्कुल, कई बार डॉक्टर साहब देखा जाता है कि जहां दुर्घटना स्थल है और वहां से महात्मा गांधी हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में उस मरीज को वहां से वहां ट्रांसफ़र करने में समय लगेगा, तो क्या बीच में रुक करके कोई क्लिनिक पे, किसी छोटे हॉस्पिटल पे वहां दिखा करके फर्स्ट एड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए। IV कैनुला सिक्योर करना चाहिए, सांस नहीं ले पा तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डलवानी चाहिए, कैथेटर राइज ट्यूब डलवानी चाहिए। वहां पर रुकना जानलेवा तो नहीं हो जाएगा कि उसका वहां हॉस्पिटल पहुंचने का समय किल होगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर का समय 10 मिनट के लिए अगर बीच में निकाला जा रहा है तो क्या अगर वो बेनिफिट देगा? पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और महात्मा गांधी पहुंचने में उसको 1 घंटा लग रहा है जी, तो वो पहुंच नहीं पाएगा महात्मा गांधी। उससे बेटर है किसी छोटे से हॉस्पिटल में रुक के एंडोट्रेकियल ट्यूब डलवाए और वहाँ शिफ्ट हो जाए, उसको उसका 10 मिनट का टाइम उसके लिए लाइफ सेविंग हो जाएगा वो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये अपन ने बात की सारी सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी, लेकिन दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती है। इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, कई बार अचानक देखने को मिलता है कि बॉयलर फट गया, बॉयलर फटते ही बहुत सारे श्रमिक उसमें लपेट में आ जाते हैं, उनके साथ में इंजरी होती है। आग लग गई, कहीं पर किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो वहाँ बहुत सारे श्रमिक हैं आग की लपटों में झुलस जाते हैं। ऐसे में बर्न के केसेज में किस प्रकार से फर्स्ट एड, क्योंकि बर्न के केस में भी फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले बर्न में तो बेसिकली जो डर होता है पेशेंट को, ये होता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो साथ वालों को सबसे पहले उसका वो फोबिया दूर करना है कि भाई तू ठीक हो जाएगा, नहीं मरेगा। प्लस दूसरा उसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होता है, तो खुली हवा में ले जाकर सांस की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। प्लस ठंडा कंबल, ठंडा कपड़ा गीला करके उसके शरीर पर ओढ़ देना चाहिए ताकि उसकी जलन और दर्द कम से कम हो और तुरंत उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि किसी के पास में मौके पर ल्यूब्रिकेंट वगैरह तो मिलेगा नहीं, जो आपने बताई वो सावधानियां बरतनी जरूरी है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ये 60% झुलस गया है, 70% झुलस गया है। ऐसे इसको समझना चाहेंगे कि 60%, 70% कैसे मेजर किया जाता है और उससे कितना इसको सीवियर माना जाता है? तो ये रूल ऑफ 9 होता है, वॉलेस रूल ऑफ 9, जिसमें बॉडी पार्ट्स को अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। हेड एंड नेक को 9% मानते हैं, एक लिम्ब को, अपर लिम्ब को 9% मानते हैं, दूसरे को 9% मानते हैं, लोअर लिम्ब को 18%, दूसरे लोअर लिम्ब को 18%, चेस्ट को 9%, एब्डोमेन को 9% और प्राइवेट पार्ट्स को 1%। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना परसेंट बर्न है। मोर देन 20-25% आर सीरियस बर्न्स और लेस देन 20% बर्न्स आर माइनर बर्न्स। जी, बर्न के केसेस में बहुत सारी बार देखा जाता है कि किसी को ज्ञान नहीं होता है, ऐसे में कोई पानी छिड़क रहा है, कोई मिट्टी छिड़क रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। स्पेसिफिक जो बेस्ट जो तरीका जो आसानी से अवेलेबल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति उसे अपना सकता है। सर कपड़ा गीला करके उसको चारों ओर लपेट दें ताकि कपड़ा भी साफ होना, साफ कपड़ा, बिल्कुल चादर हो, कंबल हो, कुछ भी साफ कपड़ा हो, गीला करके उस पर लपेट दें। वो अवेलेबल नहीं है तो ठंडे पानी उसके ऊपर डाल दें। कोई भी मिट्टी, ऑयल नहीं लगाएं उस पर, क्योंकि सेप्टिक के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और यही रूल घर में काम करने वाले, दूध, गर्म दूध गिर गया, पानी उबलता हुआ गिर गया, कुछ तेल जल गया, किचन में आग लग गई, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे इसमें ठंडा पानी के नीचे, टैप के नीचे अपना हाथ रख लें ताकि जलन ठीक हो जाए। उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम और ड्रेसिंग। बिल्कुल, ट्रॉमा सर्जरी से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी कोई आपने सर्जरी की हो जो यादगार हो और बिल्कुल उसको आप यहाँ दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें, कोई जटिल सर्जरी हो और किसी की वाकई में जिंदगी बचाने में वो सर्जरी काम आई हो? सर एक पेशेंट गंगानगर से हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ था जी, वो लेट हुआ था आफ्टर 48 आवर्स। सड़क दुर्घटना का था? सड़क दुर्घटना का था। उसके ऊपर बस चढ़ गई थी और नीचे का लोअर पार्ट पूरा गया हुआ था जी। एक पैर की मोटी नस फट गई थी। हमारे पास 48 घंटे बाद आया, इसलिए हमें वो काटना पड़ा जी। उसका मलद्वार पूरा चोट लग चुकी थी, इसके ऊपर पेशाब की थैली में चोट लग चुकी थी,
मल द्वार को हमने रिपेयर करके कोलोस्टोमी बनाई इसकी, जी टेम्पररी रास्ता बनाया उसका ऊपर की तरफ से। जी उसके कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर था, उसके बाद कूल्हे की हड्डी के फ्रैक्चर का रिपेयर किया, उसकी प्लेटिंग करी, उसके बाद नीचे मल द्वार रिपेयर किया और लास्ट में उसके जो टेम्पररी रास्ता ऊपर बनाया था जी वो रिपेयर किया। पैर काटना पड़ा, उसके लिए हमने उसको रिहेबिलिटेशन दिया। रिहेबिलिटेशन पार्ट ऑफ ट्रॉमा आल्सो, जी ट्रॉमा का ही पार्ट है उसका रिहेबिलिटेशन। पैर काटा तो हमने उसको कृत्रिम पैर की व्यवस्था कराई। आज पेशेंट हमें थैंक्स बोलता है कि उसकी जान बच गई और अपने पैरों पे खड़ा है, हालांकि एक पैर उसका नकली है और अपनी जॉब पर वो आराम से जा रहा है और खुश है बहुत। जी अंत में चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कोई भी दुर्घटना घटी है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या फिर बर्न के केसेज हो, इस प्रकार के जो केस है, कहाँ सबसे पहले पहुंचना चाहिए, ये डिसाइड करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं गलत जगह फंस गए, क्योंकि हर जगह आपको क्लिनिक मिल जाएंगे, हर जगह डॉक्टर इलाज करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन स्पेसिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचना कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस ट्रॉमा सर्जरी के मामले में, ट्रॉमा केसेज के मामले में कितना जरूरी है कि कैसे वो डिसाइड करे और कहाँ पहुंचना चाहिए उसको मिनिमम उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक तो पहुंचना चाहिए। क्या चीज देखनी चाहिए उसको? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे मान लीजिए सरकारी में नहीं जाना चाहता है, कोई प्राइवेट में जाना चाहता है, वहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे आर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन, क्योंकि ट्रॉमा में इन 4 स्पेशलिटी का काफ़ी अच्छा रोल है। जी अगर इनमें से कोई नहीं मिला तो हो सकता है कोई चीज़ मिस हो जाए। जी ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहाँ नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ ये 4 स्पेशलिटी तो मिनिमम होनी चाहिए, जी वहाँ फर्स्ट एड करा के लेवल 1 टर्शियरी सेंटर ट्रॉमा सेंटर पर शिफ्ट हो जाए। महात्मा गांधी की जो सुविधाएं हैं अदर हॉस्पिटल्स की अगर कंपैरेटिवली बात करें तो इन ट्रॉमा सर्जरी के मामले में कैसे बेटर है? सर, महात्मा गांधी का ट्रॉमा सेंटर लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है। लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर में ऑल स्पेशलिटी इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, एमआरआई, इमरजेंसी मेडिसिन, सोनोग्राफी, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द फ्लोर ओनली। तो पेशेंट को किसी भी मामले में किसी भी स्पेशलिटी के रूप में वहाँ ट्रीट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत